उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में उभरती स्टार्टअप संभावनाओं पर आधारित है प्रदर्शनी। 25 स्टार्टअप ले रहे हैं हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह आज दलहन में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। तूर दाल की खरीद के लिए पोर्टल का करेंगे लोकार्पण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर। नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में लेंगे भाग। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताई अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और पहली मंजिल पर होगा श्री राम दरबार। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने दक्षिण के राज्यों में बारिश का जताया अनुमान। व्हाइट हाउस ने ईरान में हुए धमाके के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने से किया इनकार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमले की कड़ी निंदा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा हमलावर को चुकानी होगी कीमत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो की शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोलोराडो कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप को अयोग्य किया था घोषित। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। भारत के पास अब भी 36 रन की बढ़त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं सभी खबरों को अब विस्तार के साथ। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज से ऐतिहासिक मेगा स्टार्टअप एक्सपो शुरू होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगे। एक्सपो को लेकर स्थानीय लोगों में विशेषकर युवाओं में खासा उत्साह है। युवाओं ने उम्मीद जताई है कि एक्सपो से राज्य में रोजगार की नई राह खुलेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो शुरू होने जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर के लिए एक अग्रणी उद्यम का प्रतीक है। गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एलजी मनोज सिन्हा और भारत के विज्ञान, शिक्षा और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे। उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के तहत BIRAC, DBT और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक्सपो में उत्तर भारत के 25 स्टार्टअप प्रदर्शित किए जाएंगे। ये नव प्रवर्तक कृषि, औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण, खाद्य प्रौद्योगिकी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सुगंध और अंतरिक्ष में फैले अपने अभूतपूर्व कार्य का अनावरण करेंगे। Startup does not mean only IT, because incidentally it came from abroad, got landed in Bengaluru and got identified with IT. So this aroma, this vaccine, these are all examples of non-IT startups, which might require a skill of a different nature, not necessarily an IITian. And that is one reason why they are choosing B towns to have these expos. आयोजन का मुख्य उद्देश्य नव प्रवर्तन, सहयोग और विकास को बढ़ावा देते हुए नवोदित उद्यमियों और अनुभवी आकाओं के लिए एक अभिसरण बिंदु बनाना है। चयनित स्टार्टअप एक्सपो के दौरान विभिन्न नवाचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे उपस्थित लोगों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। Just about 350 startups in 2014, we are more than 1 lakh. And that has also paved the way and sort of tried to give a different direction to the Indian mindset that there is livelihood outside the government job, which could be sometimes much more lucrative. व्यवसायिक क्षेत्र से परे ये एक्सपो जम्मू क्षेत्र के स्थानीय युवाओं, छात्रों, उभरते उद्यमियों, युवा किसानों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। इस तरह के आयोजनों का अंतिम लक्ष्य युवाओं को स्टार्टअप करियर के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में योगदान दिया जा सके।
कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो से नवाचार और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस आयोजन में उत्तर भारत के कुल 25 स्टार्टअप हिस्सा लेंगे जो नवाचार में नए मुकाम हासिल करने, बदलाव को अपनाने और आत्मनिर्भर भविष्य का रास्ता खोलने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि दलहन में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में अमित शाह तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान पोर्टल का लोकार्पण करने वाले हैं। सहकारिता मंत्रालय का कहना है कि किसान केंद्रित इस पहल का उद्देश्य तूर दाल उत्पादकों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की ओर से खरीद, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं और सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से बेहतर कीमतों के साथ सशक्त बनाना है, जिससे घरेलू दाल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात निर्भरता कम होगी। इसके तहत उपभोक्ता मामले विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार नैफेड और NCCF के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से दालों के बफर स्टॉक के लिए खरीदी भी की जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो उसका भुगतान किसानों को किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा घोटाले के बाद अब आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में नकली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट करवाने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ED की छापेमारी और गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। इस मामले पर भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल 3 बार से जानबूझकर ED के नोटिस से बच रहे हैं। ED के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कानून से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट विपाशना है। कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव है। लेकिन ED के सवालों के जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ED को अपने सवालों के जवाब चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ वो आएंगे या नहीं आएंगे। आप कब तक भागेंगे अरविंद केजरीवाल साहब? असली मास्टरमाइंड जो है इस पूरे भ्रष्टाचार के, वो अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी से भाग रहे हैं और जांच एजेंसी गिरफ्तार करेगी, ऐसा वो लगातार कह रहे हैं। शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, विलाप कर रही है कि हाय अरविंद, हाय अरविंद। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। मैं आज भी आपको सलाह देता हूं, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, जाइए साक्ष्य रखिए जांच एजेंसी के सामने। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि ED की प्रक्रिया कानूनी है, केजरीवाल को इसमें सहयोग करना चाहिए। ED की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। ये तहकीकात में तो आपको जोड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे। आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामले में पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह और कुछ अन्यों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में ये छापेमारी चल रही है।
तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। याचिका में महुआ मोइत्रा ने दिल्ली सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है। आदेश के तहत महुआ मोइत्रा का सरकारी आवास 14 दिसंबर से रद्द कर दिया गया था और 7 जनवरी 2024 तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया है। महुआ मोइत्रा ने अदालत से आग्रह किया कि संपदा निदेशालय के आदेश को रद्द कर दिया जाए या वैकल्पिक रूप से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए। मोइत्रा को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था और 8 दिसंबर को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद वेबसाइट की यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे। ये यात्रा नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की जाएगी। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी और ये द्विपक्षीय साझेदारी की सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच को प्रदान करता है। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर प्रमुख राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि नेपाल पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों पर कहा कि यदि हम ज्यादा भारत होते तो चीन के साथ हमारे संबंधों के बारे में कम गुलाबी नजरिया होता। दिल्ली में कल अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने चीन पर भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच नोट और पत्रों के आदान प्रदान का जिक्र करते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हवाला दिया। I think if he had been more Bharat, we would have had a less rosy view of our relationship with China. That a lot of what in our, especially our first decade, I think, and this is not something which is my fantasy. I mean, there is a kind of a record out there. There's an exchange of, notes, letters between Sardar Patel and Pandit Nehru on China. And they have very starkly differing views about it. So I think what happens is, in a sense, there is a certain, I would say, a kind of a left-wing ideology which was very strong in that period, which in China, and similarly, there's very ingrained hostility towards the United States. भारत पहली बार अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ साझेदारी करते हुए फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना संचार उपग्रह GSAT-N2 लॉन्च करेगा। ये उपग्रह इस वर्ष की दूसरी तिमाही में लॉन्च करने की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के एक बयान में बताया गया कि उच्च क्षमता वाले उस उपग्रह का उद्देश्य भारत के ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है, खासकर देश के दूर दराज एवं ब्रॉडबैंड से बिना जुड़े इलाकों में। इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है, जो इसरो की वर्तमान उच्चतम अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण क्षमता 4000 किलोग्राम से अधिक है। के बैंड का ये उपग्रह उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो एवं ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करने में सक्षम है। इसकी कवरेज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समेत पूरे भारत में होगी। उल्लेखनीय है कि NSIL ने जून 2022 में अपना पहला मांग आधारित सैटेलाइट मिशन GSAT-24 लॉन्च किया था। और आइए अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या।
श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर से जुड़ी विशेषताओं की जानकारी दी है, जो कुछ इस प्रकार है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इसे नागर शैली के हिसाब से बनाया गया है। मंदिर की लंबाई जो है वो 380, चौड़ाई 250 और इसकी ऊंचाई का जिक्र किया गया है। 3 मंजिला होगा मंदिर, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। अगर मुख्य गर्भगृह का जिक्र किया जाए तो उसमें 3 मंजिला मंदिर है और गर्भगृह की अगर बात की जाए तो प्रभु श्री राम का बाल रूप और जो प्रथम तल है उसमें राम दरबार होगा। 5 मंडप वहाँ सजाए जाएंगे। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन, ये तमाम 5 मंडप होंगे। दीवारों पर कई देवी देवताओं की मूर्तियों को भी उकेरा जा रहा है। साथ ही साथ मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार का निर्माण हो रहा है। साथ ही दिव्यांगजन वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है, यानी उनकी भी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा, जिसका जिक्र लगातार ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। परकोटा के चारों कोनों में होगा मंदिरों का निर्माण, जिस तरह से प्राचीन सभ्यता के अनुसार मंदिरों का निर्माण किया जाता था। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा, इसका भी ध्यान रखा गया है। तमाम इन विशेषताओं की अगर बात की जाए, महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी सहित अन्य को समर्पित भी मंदिर किए जाएंगे, यानी और कुबेर टीले पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार बनाया जाएगा। ये तमाम जो विशेषताएं हैं, मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं है और धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है, लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा मंदिर में। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बिछाई गई है। मंदिर को नमी से बचाए रखने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से इसे बनाया गया है, यानी तमाम वो चीज़ें लगाई गई हैं जिससे कोई नुकसान ना हो। जो बाहरी संसाधन हैं उन पर न्यूनतम निर्भरता बरती गई है और 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर में स्नानघर, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की भी सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी, जो तमाम लोग वहाँ पर दर्शनार्थी वहाँ आते हैं। पूर्णतः भारतीय परंपरा एवं स्वदेशी तकनीक से इस मंदिर का निर्माण है, यानी पूर्णतः भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखकर स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले आम लोगों को अक्षत निमंत्रण भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली में भी प्रभात फेरी के माध्यम से राम भक्त लोगों को अक्षत निमंत्रण देते नजर आए। दिल्ली में इस अक्षत निमंत्रण का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश भर में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के नारों के साथ दिल्ली भी गुंजायमान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो घर घर जा रहे हैं। सर, किस तरह का आप निमंत्रण दे रहे हैं? हम सभी परिवारों को, सभी व्यक्तियों को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो मंदिरों में जाएं और पूजा आरती करें। जिस दिन 22 जनवरी को गर्भगृह के अंदर जब मंदिर आरती हो गई अयोध्या के अंदर, तो पूरे विश्व में हर मंदिर के अंदर लोग जाकर के अपने घरों से निकले और मंदिरों में जाकर के आरती करें। 550 साल के बाद जो एक कलंक वहां पर था, उसको हटाने के बाद भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण कराया जा रहा है और उसका निमित्त 22 जनवरी को वहां पर उसका प्राण प्रतिष्ठा का पूजन होगा और उसके बाद समस्त देशवासी, पूरे विश्व के लोग इसको दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप क्या कहेंगे सर? आप ढोलकी लेकर एक भगवान राम का संदेश देते हैं। जय श्री राम। राम का भक्त हूँ, राम सेवा में लगा हुआ हूँ जी। सारी टीम राम भक्तों की घर घर जाकर निमंत्रण दे रही है। 500 साल के बाद ये समय आया है। हम इसमें जो सामान दे रहे हैं पूजा का, अक्षत हमारे अयोध्या नगरी से आए हुए हैं, अक्षत हैं, एक स्टिकर है भगवान श्री राम का, एक मंदिर का फोटो है और निमंत्रण कार्ड है। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी
होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के तहत घर घर अक्षत के वितरण का कार्य शुरू हो चुका है और अब निमंत्रण दिल्ली में भी जारी है। यहाँ पर राम भक्त लोगों को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। किस तरह का निमंत्रण दिया गया है, कुछ लोग हमारे साथ में बात करते हैं। मैडम, किस तरह का निमंत्रण दिया गया है आपको? हमें अक्षत दिए गए हैं, घर पे स्टिकर लगाया गया है और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया हुआ है। और हमारे घर क्या पूरी दुनिया में श्री राम पधारने वाले हैं और हम बहुत हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे, फूल लगाएंगे, सब कुछ करेंगे जो दिवाली के दिन होता है। हमें इतने सालों से सालों इंतज़ार करना पड़ा है इस मंदिर को बनवाने के लिए और राम जी को लेकर आने के लिए। हमें बहुत खुशी है। We are so much happy to felicitate this day that after the 500 years, it is a very glorious moment that Lord Rama finally entered in the premises of the Ayodhya, and it's a great pleasure and that a happiest moment of my life that I will personally be there, and we will felicitate at about the things we have received, Akshat and all this. सबके सभी बहुत प्रसन्न है कि हमारे भगवान राम 550 साल के बाद संघर्ष के बाद लाखों लोगों की बलिदान के बाद आज आए हैं और प्रभु श्री राम ने कृपा करी है कि हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए और भगवान राम को वहाँ पर वनवास से आने के बाद में हम खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ये खुशी ऐसी है कि जो 550 साल के बाद हमें मिली है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा ये सुना ही है कि हमारा फलाना मंदिर था, हमारे फलानी ये चीज़ थी, हमारी फलानी इमारत थी, पर किसी ने ये नहीं देखा था कि ये आज बन भी रही है। तो ये जो एक गुलामी का प्रतीक था या जो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, इससे हमारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। इस पत्रक के जरिए बताया जा रहा है कि आम लोग किस तरह 22 जनवरी को अयोध्या आए बिना भी प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन सकते हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अयोध्या में तैयार हो रहा है भव्य राम मंदिर, जो दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों और कारीगरों के लिए भी अच्छी खबर लेकर आया। दरअसल इन दिनों मुरादाबाद के पीतल बाजार में पीतल के राम दरबार की मांग बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से व्यापारियों और कारीगरों को ओवर टाइम कर ऑर्डर पूरे करने पड़ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीतल पर बेहतरीन नक्काशी के लिए दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल कारोबारी और कारीगर इन दिनों बेहद खुश हैं। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु रामलला के विराजमान होने के चलते मुरादाबाद के पीतल बाजार में पीतल के राम दरबार की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। साथ ही अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने और विदेशों तक से पीतल से बनने वाले प्रभु राम के दरबार की डिमांड बहुत अधिक हो गई है। पीतल कारोबारियों को राम दरबार सप्लाई के लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, जिसे पूरा कराने के लिए व्यापारियों को अपने कारीगरों से ओवर टाइम काम कराकर ऑर्डर को पूरा कर भेजा जा रहा है। ये राम मंदिर बनवाना शुरू करा है जो मोदी जी ने, योगी जी ने, तब से राम दरबार का, राम मंदिर का बहुत अच्छा काम चल पड़ा है। राम दरबार की इतनी डिमांड है, जगह जगह राम दरबार जा रहे हैं और कारीगर भी खूब काम में व्यस्त हैं। इधर उधर जितना भी, अयोध्या में तो स्पेशल पीस जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ गई है राम मंदिर की, राम जी की अलग से मूर्तियों की और राम मंदिर के मॉडल की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। डिमांड को पूरा करने के लिए हमने कारीगरों से अपने पहले ही उनको सब सूचित कर दिया था कि इस तरीके से डिमांड आने वाली है, तो वो उस तरीके से ही प्रिपेयर्ड है और लगातार उस पर काम चल रहा है। इस टाइम जो है हमने पहले से ही तैयारी करके रख रखी थी कि हमें उम्मीद थी कि डिमांड निकलेगी और वही हुआ, डिमांड निकली। कम से कम 50 करोड़ रुपए का तो फायदा हो रहा होगा मुराद के अंदर पूरा टोटल। इस टाइम जो है वैसे भी हमारा दिवाली के बाद मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाता है, लेकिन अब किसी राम मंदिर के उससे डिमांड बढ़ गई है। पीतल कारोबारी कहते हैं कि हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राम दरबार के इतने बड़े ऑर्डर देश और दुनिया भर से उनको प्राप्त होंगे, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से लगकर माल को तैयार करा रहे हैं। कारखानों को 24 घंटे चलाया जा रहा है। कारीगरों ने बेहतरीन नक्काशी कर राम दरबार के बहुत सुंदर मॉडल बनाए हैं, जो ग्राहकों को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। राम दरबार के करोड़ों के ऑर्डर अब तक तैयार कर भेजे जा चुके हैं। अब तो गिफ्ट के रूप में भी राम दरबार का बहुत अधिक क्रेज बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय वहां लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते अयोध्या शहर में इन लोगों के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इन टेंट सिटीज़ में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। ऐसे में उनकी आवभगत के लिए अयोध्या में कई प्रकार की सुविधाओं का विकास हो रहा है। इन्हीं में से एक है यहाँ की आधुनिक टेंट सिटी। अयोध्या शहर में कई स्थानों पर बस रही इन टेंट सिटीज की स्थापना व देखरेख का जिम्मा अयोध्या विकास प्राधिकरण व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया है। एडीए ने बताया कि ये टेंट सिटीज डबल ऑक्यूपेंसी वाली लग्जरी व सेमी लग्जरी कैटेगरी स्वीट बेस्ड हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है ब्रह्मकुंड के पास तैयार हुई डबल ऑक्यूपेंसी वाली लग्जरी व सेमी लग्जरी कैटेगरी की टेंट सिटी। इसे गुजरात की कंपनी ने करीब 8,500 वर्ग मीटर में बनाया है। इसके अंदर प्रवेश करने के साथ ही अयोध्या के धार्मिक महत्व की झलक मिलती है। प्रवेश द्वार पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चरण पादुकाएं फुव्वारे के बीच नजर आएंगी। इसी के साथ तीर धनुष, स्वास्तिक व ओम की उकेरी गई आकृतियां नजर आएंगी। वहीं हरा भरा प्राकृतिक वातावरण और सुविधाएं रोमांच का अनुभव कराती हैं। देश दुनिया से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए ब्रह्मकुंड, रामकथा पार्क, बाग विजेसी, कार्यसेवकपुरम, मणिदास की छावनी में विभिन्न कैटेगरीज की टेंट सिटी बन रही हैं। इनके जरिए हजारों श्रद्धालुओं के आतिथ्य को अयोध्या तैयार है। अयोध्या में माझा गुप्तार घाट पर 20 एकड़ भूमि में टेंट सिटी को स्थापित किया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था की जा रही है। ब्रह्मकुंड के पास भी टेंट सिटी स्थापित की जा रही है, जिसमें 35 टेंट लग रहे हैं। वहीं रामकथा पार्क में भी 30 टेंट की सिटी स्थापित की जा रही है। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बाग विजेसी में 25 एकड़ भूमि में टेंट सिटी स्थापित की जा रही है, जिसमें हजारों लोगों के रुकने की व्यवस्था हो सकेगी। इसके अतिरिक्त कारसेवकपुरम व मणिराम दास की छावनी में भी श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी को स्थापित किया जा रहा है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और टेंट सिटी तैयार की गई है। बड़े होटलों की सुविधाओं से लैस इस तरह की टेंट सिटी अयोध्या में 3 जगह बनाई गई है। श्री राम जन्मभूमि के सबसे नजदीक इस टेंट सिटी को जिस तरह से तैयार किया गया है, उसमें दिखता है कि आने वाले लोगों को किसी 5 स्टार होटल से कम की सुविधाएं इस जगह पर नहीं मिलेंगी। ऋतु वर्मा, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। तो उत्तरी भारत में भीषण ठंड के बावजूद विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग कर रहे हैं और यात्रा का भरपूर लाभ भी ले रहे हैं, अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कठुआ जिले के गणधर, बदला और चकदेसा सिंह पंचायतों में पहुंची, जहां स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यात्रा स्थल पर पहुंचे। यात्रा के तहत सार्वजनिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। आयुष्मान कार्ड मेरा बनेगा, मेरा बेनिफिट मुझे मिलेगा, मैं घर वाली ऑपरेशन करवाया ते इस कार्ड का फायदा गरीब बंदे की ज़्यादा है कि जिहदे च कोई गरीब बंदा नहीं पैसे खर्ची सकता, नहीं इलाज करा सकता, तो इस कार्ड पर हो जाता है। प्रधानमंत्री का बड़ा बड़ा धन्यवाद है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू के गांव मनहास भी पहुंची। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद जुगल किशोर शर्मा थे। उन्होंने वंचितों को पेंशन कार्ड और आयुष्मान हेल्थ कार्ड दिए। इस अवसर पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ा है।
सारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। जिन लोगों को आज भी जो योजनाओं की जानकारी नहीं है उनको जानकारी दी गई और जिनको लाभ नहीं मिला है तो उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, ताकि सबको प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ जो है वो मिले। मैंने विकसित संकल्प भारत योजना में अपना कार्ड के लिए अप्लाई किया था और मुझे कार्ड भी आज ऑन स्पॉट कार्ड भी मिल गया हुआ है। मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने जो भी आदमी 60 साल से ऊपर से उनकी पेंशन लगा दी है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो ये घर घर जाकर लोगों की पेंशन लगा रहे हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। उधमपुर की सतेनी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने आईईसी वैन का स्वागत किया और प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश सुनाया गया। मौके पर सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागीय स्टॉल लगाए गए। मेरी कहानी मेरी ज़बानी के अंतर्गत लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा मकान कच्चा है और कच्चा पक्का मकान बनाने इच्छा ही मेरी और मेरे PMAY दी सैक्शन मकान सैक्शन होया मेरा और मेरी पहली सर्वर मिली और मेरा मकान का काम चला करता है। मैं सरकार का बड़ा धन्यवाद करना कि मेरा मकान सैक्शन किया उन्होंने। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत LED डिस्प्ले वाली आईईसी वैन ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में व्यापक ध्यान आकर्षित किया। तकनीकी रूप से उन्नत वैन रियासी जिले की गजोरी पंचायत पहुंची, जहां लोगों ने उत्साहपूर्वक यात्रा में प्रतिभाग किया। बहुत अच्छा सरकार का हम बहुत अच्छा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि पिछले दिने गवर्नमेंट ने जो यूनिट लाए थे उस यूनिट में जो हम लोगों का चीरी डाला, चीरी में जो लोग आए थे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। मेरी टांग टूटी थी ना, मैं गई थी जम्मू, मेरा कार्ड लगा था उधर, उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने वो कार्ड लगाया, कार्ड लगाने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मैं ठीक चल रही हूँ। सरकार का लक्ष्य है कि आज़ादी के 100 सालों में 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचा दिया जाए और इसी प्रयास में विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बता रही है। झारखंड की राजधानी रांची में विकसित भारत संकल्प यात्रा कारवां विभिन्न पड़ावों से होकर गुजर रहा है, जिसमें हर दिन जनता सहभागिता जो है वो बढ़ाती जा रही है। आइए देखते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित निगम धर्मशाला पहुंची तो विकसित और समृद्ध भारत का सपना संजोए लोगों ने दिल खोलकर उसका स्वागत और अभिनंदन किया। विकास जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को सुना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत हुए। इस दौरान लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जमकर प्रशंसा की। दुखनी देवी को भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिसकी खुशी उनकी मुस्कान से साफ झलक रही थी। स्थानीय महिला सुषमा तिर्की ने भी गरीब और कमजोर वर्गों के हित में किए जा रहे कार्यों की तारीफ की और विकसित भारत संकल्प यात्रा के फायदों की चर्चा की। शुगर का जांच हुआ, ब्लड प्रेशर का जांच हुआ, किसी का बदन हाथ में दर्द था, जिसको जैसा आवश्यकता के अनुसार सबों को प्राप्त हुई। इस दौरान स्थानीय विधायक CP सिंह ने सबों को साल 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की शपथ दिलाई। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे। विधायक CP सिंह और स्थानीय जनप्रतिनिधि सुनील कुमार यादव ने जोर देकर कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है तथा विकसित भारत संकल्प यात्रा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का माध्यम बन रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जरूरतमंदों के लिए जहां केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं किसी वरदान से कम नहीं है, वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा जनमानस को विकसित राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनाने का अवसर प्रदान कर रही है। रांची से असीम के साथ मैं दिवाकर कुमार। आज विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। नेत्रहीन लोगों के लिए ये दिन बेहद खास होता है, क्योंकि आज ही के दिन नेत्रहीनों की जिंदगी में रोशनी भरने वाले लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसके चलते आज दृष्टिहीन लोग भी पढ़ लिख रहे हैं।
और आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेल लिपि के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ब्रेल दिवस बनाने की घोषणा की थी। इस लिपि की मदद से नेत्रहीन लोग स्पर्श के जरिए पढ़ते लिखते हैं। इस लिपि में कागज पर उभरे हुए बिंदुओं के स्पर्श से दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा दी जाती है। विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर CIET NCERT की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भारती कौशिक ने हमें नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता के बारे में बताया। You and I, being sighted, we learn through print. But for children with blindness and visual impairment, their written mode of expression is through braille, or which is also known as tactile script, because you touch it and you feel it and you read it through your fingertips. So for that, we need to spread awareness about Braille among the teachers, among the parents, among the siblings and the peers also, and of course children with blindness and visual impairment. YSR तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष YS शर्मिला आज कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में YS शर्मिला कांग्रेस के साथ जुड़ गईं। YS शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की बहन हैं। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास दो दूर दराज के गांवों में 75 साल का अंधेरा आखिरकार खत्म हो गया। कुपवाड़ा के केरन क्षेत्र के कुड़िया और पथरू गांव में आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची। ये प्रयास समृद्ध सीमा योजना के तहत किया गया, जिसके तहत 250 kV सबस्टेशन बनाए गए। KPDCL इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवाड़ा द्वारा रिकॉर्ड 2 महीनों में ये काम पूरा किया गया। स्थानीय निवासियों ने इस पर खुशी जताई है। बहुत खुशी का दिन हम लोगों के लिए। 1947 से लेकर आज तक किसी गांव में बिजली ना थी, अंधेरा था, लेकिन आज उजाला हो गया। तो इसके लिए मैं मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने LG इंतज़ामिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने खुसूसन खासकर अपने जो हमारे हिंदुस्तान के जो बहादुर प्रधानमंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 75 साल के बाद ये हुआ और लोगों के बीच में मेरे जो हल्का है, हल्के के लोगों के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि ये हमने पहली बार देखा कि यूटी के अंदर LG साहब के टीम ने कितना अच्छे तरीके से काम किया, जहां हम लोगों को ये खुशी मिली। सदियों बाद हमने ये रोशनी आज देखी। गवर्नमेंट का शुक्र अदा कर रहे हैं और मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज पहली बार हम देख रहे हैं कि हमारे गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जा रही है। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड स्पेशली ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। असि शुक्रिया अदा करते हैं जी गवर्नमेंट का। कोविड की महामारी के 2 मुश्किल सालों के बाद अब देश से इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट के जरिए NPA रिकवरी फिर से शुरू हो चुकी है। देश में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आने के बाद से बैंकों के डेट रिकवरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोविड महामारी के 2 मुश्किल सालों के बाद अब देश में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट के जरिए NPA रिकवरी का सिलसिला वापस शुरू हो चुका है। देश में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आने के बाद बैंकों की डेट रिकवरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। RBI के आंकड़े के मुताबिक बैंकों का कुल NPA मार्च 2019 में 9.3 लाख करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2023 में 5.71 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया। RBI के आंकड़े बताते हैं कि बैंकों का नेट NPA 2023 तक घटकर 1% से भी नीचे के स्तर पर आ चुका है। IBC की वजह से पीछे थोड़ा स्लो डाउन रहा है, बट लेकिन एक IBC की वजह से ज़रूर एक इम्प्रूवमेंट आई है। ये जो 40% की फिगर देख रहे हैं आप, ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है पिछले सालों से, और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव है। IBC के आने के बाद उधार लेने वाले और उधार देने वाली संस्थाओं के बीच संबंधों में काफी बदलाव आया है और ये बदलाव काफी सकारात्मक है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो बैंकों के जो लोन लगभग डूब चुके थे उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी हुई है। जून 2023 तक क्रेडिटर्स को 2.9 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। क्रिसिल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 7 सालों में IBC के 808 मामलों में 3.16 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी देखने को मिली। पुराने DRT और सरफेसी एक्ट के तहत रिकवरी का प्रतिशत 5 से 20% है।
जबकि आईबीसी के जरिए उधारी की रिकवरी का प्रतिशत 40% या इससे ज्यादा रहा है। वैसे तो आईबीसी कानून 2016 में ही पारित कर दिया गया था, लेकिन इससे प्रभावित होने में 2020 तक का समय लगा और उसके बाद कोविड की वजह से रिकवरी में कमी देखी गई। लेकिन अब 2023 के बाद इसका असर जमीन पर दिखना शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की तेजी के साथ ही आईबीसी के जरिए सुलझाने वाले मामलों में और तेजी आएगी। अजम मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आज शेयर बाजार की चौथे कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 221 अंक की बढ़त के साथ 71,578 पर, वहीं निफ्टी 54 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 21,572 के स्तर पर खुला। फिलहाल अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 464 अंकों की बढ़त के साथ 71,821 के स्तर पर और निफ्टी 128 अंकों की बढ़त के साथ 21,446 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और आज वीकली एक्सपायरी भी है और अगर कल की बात की जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए थे। और अब एक नजर कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों को नए साल में तोहफा देते हुए अपने स्पेशल होम लोन कैंपेन को बढ़ा दिया है। अभी तक स्पेशल होम लोन ऑफर 31 दिसंबर 2023 तक था। एसबीआई ने अपने इस ऑफर को 31 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर भी इस बारे में बताया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को तेल एवं गैस की खोज के लिए आयोजित नवीनतम बोली दौर में 7 ब्लॉक मिले हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपीपीएलसी के गठजोड़ के हिस्से में 1 ब्लॉक आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि मुक्त क्षेत्र लाइसेंस नीति के 8वें दौर में तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए 10 ब्लॉक की पेशकश की गई थी। एलन मस्क द्वारा संचालित एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने ग्रह पर कहीं भी मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए पहले बैच के उपग्रह लॉन्च किए हैं। अभी लॉन्च किए गए 21 नए स्टारलिंक उपग्रहों में से 6 कंपनी की 2022 में घोषित नई डायरेक्ट टू सेल सेवा का समर्थन करते हैं। इस मिशन पर डायरेक्ट टू सेल क्षमता वाले 6 स्टारलिंक उपग्रह वैश्विक कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे और डेड जोन को खत्म करने में मदद करेंगे। विद्युतीकरण में सुधार होने से भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री दिसंबर में साल दर साल 17% बढ़ गई। ई-टू व्हीलर क्षेत्र में ओला इलेक्ट्रिक वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट लीडर बना रही और बाजार हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई। बीएनपी पारिबा इंडिया ईवी रिपोर्ट के मुताबिक ओला ने सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल की, उसके बाद बजाज ऑटो का स्थान रहा। पेट्रोलियम सचिव का कहना है कि वेनेजुएला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को लैटिन अमेरिकी देश में एक तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी के लाभांश के रूप में $600 मिलियन के बकाया की वसूली में मदद करने के लिए ओएनजीसी विदेश को तेल देने पर सहमत हो गया है। ओएनजीसी की विदेश निवेश शाखा ओएनजीसी विदेश के पास पूर्वी वेनेजुएला के ओरिनोको हेवी ऑयल बेल्ट में सैन क्रिस्टोबल क्षेत्र में 40% हिस्सेदारी है, जिसमें वेनेजुएला की राज्य तेल कंपनी PDVSA की बहुमत हिस्सेदारी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अमेरिका को टैरिफ रेट कोटा योजना के तहत 8,606 टन कच्ची गन्ना चीनी के निर्यात को अधिसूचित किया। TRQ के तहत शिपमेंट पर अपेक्षाकृत कम सीमा शुल्क लगता है। कोटा पूरा होने के बाद अतिरिक्त आयात पर उच्च टैरिफ लागू होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। DGFT ने कहा कि कोटा का संचालन कृषि एवं एपिडा द्वारा किया जाएगा। सॉफ्ट बैंक के निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने कॉलेज कैंपस से भर्तियां फिर शुरू कर दी हैं। कंपनी ने कहा कि उसने साल 2024 के लिए अपनी नियुक्ति योजनाओं को आगे बढ़ाया है। मीशो ने कहा कि मौजूदा नियुक्ति चक्र में कुछ ही कंपनियों ने 150 से अधिक लोगों की भर्तियां की हैं, जिनमें वह भी शामिल है। कंपनी कैलेंडर वर्ष 2024 के अंत तक विभिन्न भूमिकाओं में 200 से अधिक लोगों की भर्ती की योजना बना रही है। दवा बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का कहना है कि उसने भारत में डायबिटीज रोधी दवा लिराग्लूटाइड का पहला बायोसिमिलर पेश किया है। इससे इलाज की लागत करीब 70% कम हो जाएगी। लिराफिट नाम से बाजार में आने वाली दवा को भारत के औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। कीमत करीब 100 रुपए है। ग्लेनमार्क ने कहा कि कीमत इसलिए कम रखी गई है ताकि टाइप 2 डायबिटीज के सभी रोगियों को यह आसानी से मिल सके। टेक महिंद्रा ने रिचर्ड लोबो को अपना मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। लोबो की नियुक्ति टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और CEO मोहित जोशी के तहत चल रहे नेतृत्व पुनर्गठन के हिस्से के रूप में हुई है। लोबो इन्फोसिस के दिग्गज हैं। उन्होंने लगभग 23 वर्षों तक IT फर्म में काम किया है। एडिटेक कंपनी बायोजू के सलाहकार के रूप में काम करने से पहले उन्होंने कार्यकारी उपाध्यक्ष और मानव संसाधन प्रमुख का पद छोड़ दिया।
रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके के पीछे इजराइल का हाथ होने से इनकार किया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ईरान में हुए धमाके के बारे में अमेरिका के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। अमेरिका ने हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है इसकी जानकारी होने से भी इनकार किया। साथ ही अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति सांत्वना जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए धमाके की कड़ी निंदा की। महासचिव की सह प्रवक्ता ने कहा कि महासचिव ने ईरान में हुए धमाके में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की कड़ी निंदा की और इस धमाके के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने हूती विद्रोहियों से लाल सागर और अदन की खाड़ी से जहाजों पर हमलों को रोकने के लिए कहा। 2024 में सुरक्षा परिषद की हुई पहली बैठक में गैलेक्सी लीडर जहाज को हूती के कब्जे से रिहा करने की मांग भी की। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि क्रिस लू ने कहा कि ये हमले समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन और वाणिज्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। वहीं जापान के दूत ने भी हूती विद्रोहियों के कारण पैदा हो रही चुनौतियों का जिक्र किया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र के पास 2 धमाके के बाद कहा कि हमले के जिम्मेदार देश को इसकी कीमत चुकानी होगी। तेहरान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रईसी ने यह बात कही। ईरान के कुदस बल के प्रमुख इस्माइल घानी ने हमले के पीछे अमेरिका के होने के संकेत दिए थे। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने हमले में 95 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। हमले में पहले 103 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई। रूस और तुर्की समेत कई देशों ने कल हुए हमले की निंदा की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो की शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोलोराडो की शीर्ष अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ के लिए अयोग्य करार दिया था। खबर जापान से, जहां सोमवार को विनाशकारी भूकंप में अब तक 73 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और मलबे में दबे हुए लोगों की खोज अभी भी जारी है। इसी बीच जापान के प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान तेज करने का आह्वान किया। हालांकि बारिश और ठंड की वजह से बचाव दल को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जापान में टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के दूरस्थ स्थान के कारण राहत और बचाव कार्य मुश्किल है। भूकंप के 3 दिन बाद भी नुकसान के अनुमान का जायजा नहीं लगाया जा सका। यूक्रेन और रूस ने लगभग 5 महीनों में पहली बार युद्ध बंदियों की अदला बदली की। दोनों देशों ने एक दूसरे के 200 से अधिक बंदियों को रिहा किया। रूस ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में जटिल बातचीत के बाद ये प्रक्रिया संभव हुई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने उसके 248 सैन्यकर्मी सौंपे, जबकि यूक्रेन ने अपने 230 लोगों की रिहाई की जानकारी दी। इनमें 224 सैनिक और 6 नागरिक शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सैनिकों की ये सबसे बड़ी अदला बदली है। रूस और यूक्रेन के बीच 22 महीनों से चल रहे युद्ध समाप्त करने के उपायों पर बातचीत न होने के बावजूद दोनों देशों ने फरवरी 2022 में युद्ध आरंभ होने के बाद कई कैदियों की अदला बदली की। हालांकि 2023 में इसकी संख्या काफी कम हुई। पिछले अगस्त के आरंभ में अंतिम बार दोनों देशों ने एक दूसरे के बंदियों की अदला बदली की थी। खबर ब्रिटेन से, जहां हेक तूफान के कारण हुई एक व्यक्ति की मौत और तूफान के कारण हुई भारी बारिश से नॉर्थम्पटन शहर में भारी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई। हेक तूफान के कारण कई घरों में बत्ती गुल, साथ ही रेल यातायात भी बाधित हुआ। तूफान हेक के कारण आई बाढ़ से मुख्य शहर बंद हुए और सड़कों और रेल पटरी पर पेड़ उखड़े हुए नजर आए। ग्लूसेस्टरशायर में कार पर पेड़ गिर जाने से एक आदमी की मौत हुई है। तूफान के कारण इंग्लैंड में 250 से ज्यादा बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। मेक्सिकन में किडनैप किए गए 31 प्रवासी अधिकारियों को मिल गए हैं और शनिवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने अमेरिका की सीमा के करीब रेनोसा नगर पालिका में एक राजमार्ग पर ज्यादातर लैटिन अमेरिकी प्रवासियों की एक बस को किडनैप कर लिया था। मेक्सिको अमेरिका सीमा पर हजारों प्रवासियों की भीड़ है। वे रियो ग्रांडे को अनियमित रूप से पार कर अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2023 में रिकॉर्ड संख्या में प्रवासियों ने गरीबी, हिंसा, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष को देखते हुए अमेरिका
पहुंचने के लक्ष्य के साथ मध्य अमेरिका और मेक्सिको की यात्रा की थी। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने मौजूदा प्रवासन संकट की निंदा की, जहां शरणार्थी शरण लेने के लिए अमेरिका मेक्सिको सीमा पर पहुंचे। माइक जॉनसन ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की उन नीतियों के लिए उनकी आलोचना की है जिनके बारे में रिपब्लिकन का कहना है कि उन्होंने समस्या को बढ़ा दिया। इसे अनिवार्य आपदा और राष्ट्रपति के अपने डिजाइन की तबाही के रूप में कहा गया। साथ ही उन्होंने टेक्सास की सीमा निरोध प्रयासों के खिलाफ प्रशासन की कानूनी कार्रवाइयों पर नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब है कि अमेरिका और मेक्सिकन अधिकारी रिकॉर्ड प्रवासन को रोकने के प्रयासों को मजबूत करने पर सहमत हुए। बाइडेन की कैबिनेट जनवरी के अंत में वॉशिंगटन में मेक्सिकन नेताओं के साथ बैठक करने वाली है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक एलेक्सी नावल्नी की एक वीडियो को जारी किया गया। एलेक्सी नावल्नी को आर्टिक जेल में दिखाया गया, जहां जेल में बंद रूसी विपक्षी राजनेता नावल्नी अपनी सजा काट रहे हैं। एलेक्सी नावल्नी की आई के 3 जेल, जिसे पोलर वुल्फ कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, रूस में सबसे कठिन जेलों में से एक मानी जाती है। वहां के अधिकांश कैदी गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं। सर्दियां क्योंकि रूस में कठोर होती हैं और तापमान आसानी से 0 से 30 सेल्सियस नीचे गिरता है, एलेक्सी नावल्नी ने 20 दिन की यात्रा के बाद लगभग 1 सप्ताह पहले आई के 3 दंड कॉलोनी में अपने आगमन की पुष्टि की। अपने सहयोगियों के 2 सप्ताह से अधिक समय तक संपर्क खो देने के बाद अपने वकीलों के माध्यम से एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, जिस पर पश्चिमी नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान की खस्ताहाली जग जाहिर है। पड़ोसी मुल्क में महंगाई का आलम यह है कि लोग रोटी के लिए भी मोहताज हैं। बढ़ती कीमतों के साथ पाकिस्तान में लोगों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। गेहूं की कीमतों में नई बढ़ोतरी और वादों को पूरा न करने को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों ने 8वें दिन भी अपनी आवाज़ उठाई। पाकिस्तान सरकार ने गेहूं की कीमत 3,600 रुपये प्रति बोरी तय कर दी। नई कीमत वसूलना शुरू भी कर दिया। सभी प्रदर्शनकारियों ने विरोध करते हुए नई कीमत पर आटा खरीदने से इनकार कर दिया और कई बिक्री केंद्रों से आटा खरीदे बिना घर लौट आए। जनता ने सरकार पर गरीब विरोधी नीतियां लाने के आरोप लगाए। उनका आरोप है कि सरकार की घोषणाएं झूठी साबित हुई। सब्सिडी का वादा पूरा नहीं हुआ और न ही प्रति व्यक्ति 7 किलो आटा देने की जो सरकार की घोषणा है उस पर कोई अमल किया गया। उन्होंने कहा कि गेहूं के दाम बढ़ने से लोगों पर खासा असर पड़ेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका कल के 3 विकेट पर 62 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। मैच दिन में 1:30 पर यानी 1:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले भारत ने 153 रन बनाकर पहली पारी में मेजबान टीम पर 98 रन की बढ़त हासिल की। मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और उसके सभी खिलाड़ी केवल 55 रन पर आउट हुए। भारत के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 15 रन देकर 6 विकेट लिए। दोनों टीमों की पहली पारियों में केवल 349 गेंद फेंकी गई, जो टेस्ट क्रिकेट के 147 वर्ष के इतिहास में दूसरी सबसे कम संख्या है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1902 में खेले गए मैच में केवल 287 गेंद फेंकी गई थी। राजधानी दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में लोगों को हाड़ कांपने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में भीषण से बहुत भीषण ठंड की संभावना जताई। इस दौरान कोहरे से भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना रहेगा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसी कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। देश के कई हिस्सों में इसके साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो श्रीनगर में भी शीतलहर साफ तौर पर नजर आ रही है और श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे चला गया। तापमान 0 से नीचे जाने की वजह से शहर जहां शीतलहर की चपेट में है वहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
गुर्दे में पथरी की समस्या बेहद आम है। इसके क्या कारण होते हैं और किस तरह से इसका इलाज करवाया जा सकता है, जानते हैं डॉक्टर अमलेश सेठ से। डॉक्टर सेठ, कितनी आम है गुर्दे में पथरी की समस्या? जो हमारा सारा नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है, इसको स्टोन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 10-12% पॉपुलेशन को ज़िंदगी में एक बार पथरी होने का खतरा ज़रूर रहता है। जो गुर्दे के रास्ते में होती हैं वो छोटी पथरियां भी ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक करके पूरे गुर्दे में नुकसान करती हैं। जो गुर्दे के अंदर हैं और इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी हैं और गुर्दे के रास्ते को ज़्यादा नहीं ब्लॉक कर रही, वो इतना ज़्यादा नहीं परेशान करती हैं। डॉक्टर सेठ, गुर्दे में पथरी की समस्या न हो इसके लिए क्या किया जाए? जब गर्मी बहुत हो, शरीर से पसीना ज़्यादा आ रहा हो या पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा हो, तो उस समय हमें अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना चाहिए। और इसमें जो है स्टोन प्रिवेंशन के लिए जो टारगेट है वो 24 घंटे में एक इंसान को 1.5 और 2 लीटर के बीच में यूरिन पास करना चाहिए। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पूरा यूरिन जो पास कर रहे हैं 24 घंटे में एक बार नाप लेना चाहिए। उससे आइडिया हो जाता है कि कितना यूरिन आ रहा है। यदि किसी व्यक्ति को एक बार गुर्दे में पथरी हो जाए तो आने वाले समय में उसको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? जिसको स्टोन हो चुका होता है, इसका मतलब यह है कि उसका डेफिनेट रिस्क है ऑफ अनदर स्टोन एपिसोड, तो उसका अपना यूरिन आउटपुट उसको और भी ज़्यादा रखना चाहिए। उसको 2.5 या अप टू 3 लीटर्स भी 24 आवर्स में यूरिन आउटपुट मेंटेन करे तो दोबारा स्टोन होने का रिस्क कम रहता है। एक फ्लूइड इंटेक से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो स्टोन बनने का रिस्क कम हो जाता है, दूसरा अगर मान लीजिए कोई स्टोन बनता भी है तो जब वो 2-3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर के साइज़ का होता है तो स्पॉन्टेनियस पैसेज का चांसेस भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं विद अ गुड यूरिन आउटपुट। कोई ऐसी ज़्यादा डाइट खाई गई जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में आया, या बहुत ऐसी डाइट खाई गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्जेलेट आया, तो उससे स्टोन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसमें गाइडलाइन बड़ी सिंपल है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं, और दूसरा मिक्सचर ऑफ आइटम्स खाएं। जैसे अगर आपको साग लेना है, साग के साथ अगर थोड़ी सी दही लेते हैं, दही में कैल्शियम होता है, साग में ऑक्जेलेट होता है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। और अगर आप मिक्सचर ऑफ आइटम्स थोड़े थोड़े अमाउंट में खा रहे हैं तो आपका स्टोन का रिस्क कम रहता है। धन्यवाद डॉक्टर सेठ इस विषय पर बात करने के लिए। थोड़ी सी सावधानी और जीवन शैली में बदलाव से गुर्दे में पथरी के खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति को गुर्दे की पथरी हो गई है तो आवश्यक है कि उसका सही इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं भारत के हर राज्य में। यदि आप हैं एक लोक गायक, यदि आप हैं एक फोक सिंगर और आपकी आयु 18 से ऊपर है, तो आज ही इन नंबर्स पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत कीजिए। यह है एक सुनहरा मौका अपने राज्य के लुप्त होते हुए एक फोक संगीत, फोक म्यूजिक को हर भारतीय तक पहुंचाने का, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार